स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पॉइंट प्रिंस सर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग क्लास 10th का सब्जेक्ट ज्योग्राफी का एक सीरीज चला रहे हैं, जिसको लाइन बाय लाइन एक एक वर्ड का एक्सप्लेनेशन पूरे पिक्चर के साथ हम लोग प्रतिदिन पार्ट वाइज कर रहे हैं। अभी तक हम लोग इकाई 1 का पार्ट 1 से लेकर 9 तक, यानी कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके पार्ट 9 तक कंप्लीट कर चुके हैं। और इसमें हमारा चल रहा है इकाई 1 भारत संसाधन एवं उपयोग, जो आपके स्क्रीन पर है। और उसके अंतर्गत जो इसका क नंबर जो सेक्शन है प्राकृतिक संसाधन, और उस प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे हैं भूमि संसाधन के बारे में। तो ये हमारा चैप्टर चल रहा है। जो लोग शुरू से पढ़ रहे हैं उनको तो पता होगा कि पीछे क्या पढ़ाई हुई है, बट थोड़ा पीछे का हम बता देते हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था मिट्टी का प्रकार, और मिट्टी के प्रकार में हम लोगों ने पढ़ा कि मिट्टी 6 प्रकार के होते हैं। 6 प्रकार में जिसमें से हमने 2 प्रकार पढ़ लिया है, जलोढ़ मिट्टी के बारे में पढ़ लिया है, और उसके बाद हम लोगों ने लाल मिट्टी के बारे में पढ़ लिया है। तो सॉरी, लाल मिट्टी नहीं, काली मिट्टी के बारे में पढ़ा है। बाकी जो 4 प्रकार के मिट्टी हैं उसको आज के क्लास में हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो पीछे वाला वीडियो जितना भी अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे डिस्क्रिप्शन होता है, वहाँ पे जाइएगा तो लिखा होगा प्लेलिस्ट लिंक, उसको क्लिक कीजिएगा तो उसमें आपको पार्ट 1 से, यानी कि भाग 1 से लेकर भाग 9 तक आपको पूरा वीडियो मिल जाएगा लाइन से। ऐसा नहीं कि आपको इधर उधर खोजना पड़ेगा, पहले 1 है तब 2 है 3 है 4 है, ऐसे लाइन से आपको मिल जाएगा। तो वहाँ से आप देख सकते हैं। वहाँ पे मैंने टेलीग्राम का लिंक भी दिया है। अगर टेलीग्राम से आप जुड़ना चाहते हैं मेरे टेलीग्राम से, तो वहाँ भी आप लोग जा कर के जुड़ सकते हैं। और कोई भी PDF या कुछ भी डालना होता है तो मैं उसी में डालता हूँ, तो उससे आप लोग जुड़ जाइए, ठीक है ना। मेरा व्हाट्सअप नंबर भी उसमें दिया गया है, तो व्हाट्सअप से अगर आप जुड़ जाते हैं तो कोई क्वेश्चन पूछना आपको, तो आप क्वेश्चन यानी कि लिख करके भेज सकते हैं, और जैसे ही जब हमको टाइम मिलता है तो उसका रिप्लाई हम जरूर करते हैं, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा देरी ना करते हुए क्लास को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि तीसरा मिट्टी का जो तीसरा प्रकार है उसका नाम है लाल एवं पीली मृदा यानी कि मिट्टी। लाल, नीचे आप ये पिक्चर देख रहे हैं, ये लाल मिट्टी है, और पीली यानी कि पीले रंग का ये देख रहे हैं ना। इस मिट्टी की चर्चा अभी हम फिलहाल करेंगे। तीसरा प्रकार है। इस प्रकार की मृदा का विकास प्रायद्वीपीय पठार के पूर्वी एवं दक्षिणी हिस्से में रवेदार आग्नेय चट्टानों द्वारा सामान्यतः 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में हुआ है। मतलब ये जो मिट्टी है ये ज़्यादातर किस क्षेत्र में आपको पाया जाएगा? जो प्रायद्वीपीय पठार होंगे। प्रायद्वीपीय पठार का अर्थ हुआ, पठार के बारे में तो मैंने चर्चा कर दिया है कि जो पहाड़ से छोटा हो और मैदान से ऊंचा होता है, यानी कि ऊंचा होगा लेकिन ऊपर वाला जो सतह है वो बराबर होगा, ठीक है। मतलब जिस पे आप रह सकते हैं घर बना कर, तो वो पठार होता है। तो प्रायद्वीपीय पठारों के पूर्वी एवं दक्षिणी हिस्से में जो रवेदार आग्नेय चट्टान है, यानी कि चट्टानों के टूटने फूटने से जो मिट्टी का निर्माण होता है वो है लाल या पीली मृदा। दूसरी बात यह है कि इसमें कह रहा है कि 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा। तो 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा का अर्थ हुआ कि बहुत ही कम वर्षा होना, यानी कि जहाँ पे बारिश भी कम होता है, जहाँ पे चट्टान टूटते फूटते हैं, मतलब पहाड़ी क्षेत्र हो, तो वहाँ की जो मिट्टी होगी वो होगी लाल मिट्टी या पीली मिट्टी होगी। जैसे कि आप झारखंड में जा सकते हैं, झारखंड पहाड़ों से घिरा हुआ है, तो वहाँ की मिट्टी में आप कंकड़ पाएंगे। कभी भी आप झारखंड गए हो बाबा धाम साइड करके, तो वहाँ पे आप लोग देखिएगा उस मिट्टी में, मैं खुद गया हूँ तो मैंने देखा है कि उसमें कंकड़ बजड़, खलिया गोड़ चलेंगे ना, चप्पल वप्पल नहीं पहन करके, तो वो आपके पैर में क्या होगा कि वो हलता है, इसको इसमें दबाएंगे तो हलेगा वो, तो वहाँ पे चलना कठिन, और लाल मिट्टी होता है। इस मृदा में लवणांश की मात्रा के कारण इसका रंग लाल होता है। आखिर इस मिट्टी का रंग जो लाल है क्यों होता है?
तो इसका सबसे बड़ा कारण है लौहांश। लौहांश का अगर संधि विच्छेद हम लोग कर दें तो इसका लौहांश का संधि विच्छेद होगा लौह जोड़ अंश। लौह मतलब होता है लोहा, अंश मतलब होता है भाग, ठीक है ना। यानी कि इस मिट्टी में लोहे की मात्रा पाई जाती है, उस मिट्टी में लोहे की मात्रा पाई जाती है, जिसके कारण से इसका जो रंग होता है वो क्या होता है, लाल होता है। अगर आपके सामने ये सवाल कर दिया जाए कि लाल मिट्टी अगर लाल क्यों है, तो आप कहेंगे कि आयरन यानी कि लोहे की मात्रा के कारण इस मिट्टी का रंग जो होता है वो लाल होता है, ठीक है। आगे है जल योजन के पश्चात। जल योजन मतलब होता है, जैसे देखिए जल मतलब तो पानी, ये आपको पता है। योजन मतलब होता है अपने अंदर सोख कर रखना, मतलब योजित कर लेना, अपने में मिला लेना। तो ये जो मिट्टियों के पानी को ज़्यादा सोखती है, तो जल योजन के बाद यह मृदा पीले रंग की हो जाती है। पहले तो ये लाल है, ये लाल मिट्टी है, लेकिन जब इसमें पानी की ज़्यादा मात्रा मिल जाएगी तो ये पानी की मात्रा मिलने के बाद तुरंत इसमें चेंज हो जाएगी, मतलब पीली मिट्टी बन जाएगी। समझ रहे हैं बात को। मूल रूप से यह ग्रेनाइट, नीस जैसे रवेदार आग्नेय चट्टानों के विघटित एवं रूपांतरित होने से, मतलब मेन रूप से अगर इनका निर्माण की अगर हम बात कर लें तो ये निर्माण होता है ग्रेनाइट से, नीस से, और इनके विघटन से, चट्टानों के विघटन से। विघटन मतलब होता है टूटना फूटना, टूटने फूटने से या रूपांतरित होने से। रूपांतरित मतलब हो गया रूप में परिवर्तन करना, रूप में परिवर्तन करना मतलब कि पहले रूप को छोड़कर किसी नए रूप को पकड़ना। तो इस तरीके से ये मिट्टी का निर्माण होता है, कौन सी, पीली मिट्टी का, लाल से। तो इसलिए यहाँ पे लाल मिट्टी और पीली मिट्टी को अलग अलग प्रकार नहीं बताया गया है, दोनों एक ही है। पहले लाल होगा और उसमें जैसे ही पानी मिलेगा, जैसे ही उसमें ज़्यादा पानी की मात्रा जाएगी, बस वो लाल से किस कलर में चेंज हो जाएगा, तो वो चेंज हो जाएगा आपका पीली मिट्टी। समझ रहे हैं बात को। तो लाल मिट्टी ही पीली मिट्टी है, बस वो पानी के चलते चेंज हो जाता है। इसका विस्तार भारत के कुल भूमि के 7.2 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर पाया जाता है। देखिए जहाँ भी मैं बार बार ये बोलता हूँ कि रेड कलर, ये रेड कलर जो आप देख रहे हैं जहाँ जहाँ मैं कर रहा हूँ, तो इसको आप लोग अपने बुक में अंडरलाइन कर दीजिएगा। अंडरलाइन अगर कर देंगे ना, तो जब भी इन फ्यूचर भविष्य में आप पढ़ेंगे किताब को, तो आपको सब चीज़ पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जो मेन मेन टॉपिक है उसी को देख लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे क्वेश्चन हो जाए कि आखिर ये जो लाल मिट्टी है या पीली मिट्टी है, ये भारत में, इंडिया में कितना प्रतिशत हिस्से पर फैला हुआ है, कितने हेक्टेयर भूमि पर, तो 7.2 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर केवल लाल एवं पीली मिट्टी है। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में ऑब्जेक्टिव हो सकता है। सो इसको आप लोग अंडरलाइन जरूर कर लीजिएगा, इसको छोड़िएगा मत आप, ठीक है ना। लाल पीली मृदा का प्रसार, प्रसार मतलब होता है फैलना। ये लाल पीली जो मिट्टी है ये कहाँ कहाँ फैली है, तो ये है तमिलनाडु में, कर्नाटक में, गोवा में, और फिर है पूर्वी महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में, उड़ीसा में, छोटा नागपुर पठार और मेघालय पठार के क्षेत्रों में, ठीक है ना। तो अब अगर आपसे क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि लाल पीली मृदा के प्रसार को लिखें, मतलब कि इसका वितरण कहाँ कहाँ पर है, ये मिट्टी कहाँ कहाँ पर पाई जाती है, तो आप कहेंगे कि इस मिट्टी का जो प्रसार है वो है तमिलनाडु में, कर्नाटक में है, गोवा में है, महाराष्ट्र में है, आंध्र प्रदेश में, उड़ीसा में, छोटा नागपुर पठार में, मेघालय पठार में। ये भी क्वेश्चन बन जाता है कि लाल पीली मिट्टी का प्रसार कहाँ कहाँ पर, ये कहाँ पर फैली हुई है, ठीक है ना। जैव पदार्थों की कमी के कारण यह मृदा जलोढ़ एवं काली मृदा की अपेक्षा कम उपजाऊ होती है। जैसे कि हम लोग पढ़े थे कल के क्लास में कि जलोढ़ मिट्टी ज़्यादा उपजाऊ होती है और उससे थोड़ा सा कम होता है काली मिट्टी, जिसको रेगुर भी बोलते हैं। लेकिन जो ये लाल एवं पीली मिट्टी है ये उससे भी कमज़ोर होता है, कम उपजाऊ होता है। और उसका कारण क्या है, तो जैव पदार्थों की कमी। जैव पदार्थ की कमी का अर्थ हुआ कि मतलब जैसे कि पेड़ पौधे का पत्ते का नहीं होना, जैव मतलब जीव पदार्थ उसमें कम है, उसमें ज़्यादा पोषक तत्व नहीं है, तो वो जलोढ़ और काली मिट्टी की अपेक्षा क्या होता है, कम उपजाऊ होता है। जितना अच्छी फसल आप जलोढ़ मिट्टी में या काली मिट्टी में कर सकते हैं, उतनी अच्छी फसल आप ये
लाल एवं पीली मिट्टी में नहीं कर सकते। समझ में आ रही है टोटल बात? देखिए थोड़ा सा होता क्या है कि मेरे पढ़ाने में टाइम लगता है, किसी बात को मैं थोड़ा सा लंबा करता हूँ, बट मेहनत पढ़ाई है तो आप अब ऐसा थोड़ा ना गाना थोड़े ना कि 2 मिनट का सुन के मजा लेके आगे बढ़ेंगे। ये पढ़ाई जो होता है बोरिंग चीज़ होता है, मन करता है जल्दी हट जाए, बट जल्दी हटने के चक्कर में आप काफ़ी चीज़ छोड़ देंगे। हम चाहें तो फटाफट इसका रीडिंग लगा करके और इसको ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन मज़ा नहीं आएगा। मज़ा लेना है तो थोड़ा सा लंबा टाइम देना पड़ेगा। कई लोगों का कमेंट्स आता है कि सर कहानी कम और अपनी कहानी ज़्यादा सुनाते हैं। देखिए मैं अपनी कहानी इसलिए सुनाता हूँ ताकि आपको मैं उस टॉपिक से जोड़ सकूँ, ताकि आप बोर फील ना करें, क्योंकि लंबा लंबा वीडियो होता है, ठीक है ना। तो आज तो मैं ये चेहरा के साथ और वर्ड के साथ मैं वीडियो बना रहा हूँ। आप लोगों को कैसा लगेगा आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है ना। अगर ये चेहरा यहाँ पे मैं जो लगा रहा हूँ अगर ये अच्छा नहीं होगा तो मैं हटा भी दूंगा इसको। उर्वरकों का उपयोग कर इसकी उत्पादकता को बढ़ाई जा सकती है। उर्वरक मतलब आपको पता ही है, खादर। खादर देखें आप लोग, जो खेतों में यूरिया वूरिया छीटा जाता है, पोटास, उसको उर्वरक बोलते हैं। तो इन खेतों में उर्वरकों का प्रयोग करके, मतलब खाद का प्रयोग करके इस मिट्टी की उर्वरा शक्ति को, उत्पादकता को बढ़ाया जा सकता है। वैसे तो हमारे क्षेत्रों में भी कहीं की भी मिट्टी हो, खाद तो दिया ही जाता है ताकि अच्छी फसल हो सके, ज़्यादा मात्रा में फसल हो सके। इस मृदा में सिंचाई की व्यवस्था कर चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, मूंगफली, तंबाकू और फलों का उत्पादन किया जा सकता है। मतलब सिंचाई तो आपको पता होगा, खेतों में जो पटौनी किया जाता है ना, पानी में नहीं पटाते हैं हम लोग मशीन से, तो उसी को कहते हैं सिंचाई कहते हैं। तो सिंचाई करके, पटौनी करके हम चावल उपजा सकते हैं, बाजरा उपजा सकते हैं। बाजरा देखें आप लोग, अरे वो जो गाय वही नहीं खाती है, गाय भैंस खाती है, वो होता है मकई के ढाठा के जैसे, तो उसको बाजरा वजरा बोलते हैं। मकई तो देखे ही है, मूंगफली, तंबाकू में आपका कई गो तंबाकू आ सकता है, अफीम, चरस। फल तो वही अंगूर, सेब, केला, बहुत सारे फल हैं। तो इन सब फलों की खेती और इन सारे चीज़ों की खेती इस मिट्टी में की जा सकती है, लेकिन उसके लिए सिंचाई बढ़िया करना होगा, क्योंकि इस मिट्टी में पानी सोखने का जो ताकत है वो ज़्यादा होता है, वो पानी ज़्यादा सोख लेता है। अब ये हमारा आता है 4 नंबर पे, लेटेराइट मृदा। लेटेराइट मृदा यानी कि मृदा यानी मिट्टी। तो 3 ठो हम लोग पढ़ लिए, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल एवं पीली मिट्टी। अब आ गया लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के लेटर शब्द से हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ ईंट होता है। ईंट जब ना हमनी के भोजपुरी में कहनी सन ईंटा, समझ रहे हैं ना। घर जो बनता है ना, किससे बनता है? ईंटे से ना बनता है। अब कितना लोग कहेगा खाली ईंटे थोड़े ना लगता है, ठीक है सीमेंट बालू भी लगता है, लेकिन कहने का अर्थ है जो मेन चीज़ है उसका ईंट है। तो ईंट पर लेटर शब्द जो है, लेटर का अपनी भाषा में हिंदी में ईंट कहते हैं। और ईंट तो आप लोग देखेंगे, ये पिक्चर देख ही रहे हैं आप लोग, ये ईंट का पिक्चर है। तो इस शब्द की उत्पत्ति, अभी हम एक देखिए ग्रीक भाषा लिखा है, कितना लोग ग्रीक भाषा नहीं समझ पाते। ग्रीक भाषा के देखिए, ग्रीक एक देश है जिसको हिंदी में कहते हैं यूनान। और आप लोग सिकंदर का नाम सुने होंगे, विश्व विजेता जो सिकंदर था, वो वहीं का रहने वाला था। यूनान के अंतर्गत एक राज्य आता है मेसोडेनिया, तो मेसोडेनिया का रहने वाला था सिकंदर। तो ग्रीक भाषा कई जगह, मैथ में, साइंस में, कई जगह इसका यूज किया जाता है। आखिर क्यों किया जाता है? तो ग्रीक भाषा का अर्थ हुआ कि पढ़ाई लिखाई की जो शुरुआत थी ना, जो स्टार्टिंग में इस धरती पर लोग पढ़े लिखे लोग होते थे, दिमाग तेज, वो यूनान में ही होते थे। तो कोई भी शब्द का ज़्यादातर उत्पत्ति वहीं से हुआ था। तो वहाँ पे इसको लेटर कहा जाता था, लेटेरा, और यहाँ पे ईंट कहा जाता है। तो इस प्रकार के मिट्टी का विकास उच्च तापमान मतलब होता है अधिक तापमान एवं अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में हुआ है। यानी कि जहाँ पर बारिश अधिक हो और गर्मी भी ज़्यादा हो। जाहिर सी बात है, जब गर्मी ज़्यादा पड़ती है तो बारिशों होता है। जैसे कि आज मैं वीडियो बना रहा हूँ और आज बारिश हो रही है, तो पिछले 2 दिन पहले इतना ना गर्मी पड़ रहा था, तो मतलब समझ जाइए कि ये टी शर्ट पहन के आदमी वीडियो बना रहा है, ये बर्दाश्त नहीं हो पाएगा। पंखा के सामने भी गर्मी हो रही थी, लेकिन उसका परिणाम है कि 2 दिन से बारिश हो रहा है।
तो ये कहाँ पर ये मिट्टी पाई जाएगी? जहाँ पे तापमान अधिक हो और अधिक बारिश भी हो। और लैटर का अर्थ होता है ईंट, ठीक है ना, इसको याद रखिएगा। लैटर का अर्थ क्या होता है? ईंट होता है। और ईंट तो आप लोग देख ही रहे हैं, भोजपुरी में ईंटा लोग बोलते हैं। आगे है, भारत में इस मृदा का विस्तार 1.3 करोड़ हेक्टेयर से भी अधिक भूभाग पर है। जैसे कि इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा कि लाल एवं पीली मिट्टी जो है वो 7 करोड़ हेक्टेयर पे है, और ये ज़्यादा नहीं है, ये 1.3 1.3 है। तो इसको भी अंडरलाइन कर लीजिएगा कितने पर फैला हुआ है। ऋतुवत भारी वर्षा से ऊंचे सपाट अपर्दित सतहों पर यह मृदा पाई जाती है। अगर बात करें ऋतुवत, ऋतुवत मतलब ऋतु के हिसाब से, जैसे ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु है। तो ऋतुवत अगर बात करें तो भारी वर्षा से ऊंचे सपाट अपर्दित सतहों पर यह मृदा पाई जाती है। यह मृदा तीव्र निक्षालन का परिणाम है। निक्षालन समझ, तीव्र मतलब तो तेज होता है, निक्षालन मतलब समझ सकते हैं, भुअरी समझते हैं, माटी उटी में भुअरी पकड़ लेता है, उजर उजर हो जाता है। देखिएगा कहीं कहीं मटिया के परातों पर उजर उजर होता है, वो भुअरी लोग बोलता है। तो वो निक्षालन एक टाइप का है। तो ये निक्षालन का परिणाम है, ये कोई विशेष भूमि नहीं है, विशेष जमीन नहीं है। और ह्यूमस की जो मात्रा होती है इसमें नगण्य होती है। नगण्य मतलब होता है लगभग नहीं होती है। ह्यूमस मतलब अपने भाषा में बोल सकते हैं गर्मी, जमीन के अंदर जो गर्मी होता है ये ह्यूमस होता है। तो इसमें ह्यूमस नहीं होता है। अत्यधिक तापमान के कारण जैविक पदार्थों को अपघटित करने वाले बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं। अब इसमें ज़मीन में बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, बहुत सारे जीवाणु होते हैं जो ज़मीन की उर्वरता शक्ति को बढ़ाने के लिए, मतलब वो फ़ायदेमंद होते हैं। ऐसा नहीं, देखिए बैक्टीरिया हमेशा खराब ही नहीं होते, बैक्टीरिया सही भी होते हैं, फ़ायदेमंद भी होते हैं। तो इस बैक्टीरिया को ख़त्म कर देता है गर्मी, क्योंकि जो वायरस होते हैं, जो कीड़े, छोटे छोटे कीट पतंग होते हैं, ज़्यादा गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाते। लेकिन पता नहीं ये जो कोरोना वायरस आया है, समझ में नहीं आ रहा है कि कितना तापमान पे ये मर रहा है। हमको तो लग रहा है कि जितना ज़्यादा तापमान बढ़ रहा है उतना ज़्यादा ये भी बढ़ रहा है, क्योंकि गर्मी के दिन में इसका एंट्री हो रहा है होली खेलने के बाद से, और ठंडी में ये गायब हो जा रहा है। सब लोग कहता है, वैज्ञानिकों का शोध है कि गर्मी बढ़ेगा, तापमान बढ़ेगा तो वायरस खत्म हो जाएगा, और ठंडी आएगा तो ये बढ़ता है। तो ठंडी आता है तो कोरोना वायरस गायब हो जाता है, और गर्मी आता है तो ये बढ़ जाता है। तो इसको क्लियर देखिए, किसी को पता नहीं है कि कोरोना का क्या मतलब हो जाएगा। तो इसलिए आप लोग घर पे ही रहिएगा, कहीं जाइए मत, नहीं तो जान जोखिम में आप डाल सकते हैं। आगे है बैक्टीरिया की हमने बात की। तो देखिए ये पिक्चर जो बना है ना, ये बैक्टीरिया के सिंबल है, उसके चिन्ह है। ऐसे ही बैक्टीरिया होते हैं। तो ये क्या होते हैं, अधिक गर्मी के कारण क्या हो जाते हैं, मिट्टी से समाप्त हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। आगे है, अपक्षय के कारण लेटेराइट मिट्टी कठोर हो जाती है। एल्युमिनियम और लोहे के ऑक्साइड के कारण इसका रंग लाल होता है। अब इसका भी रंग लाले होता है, लाल मिट्टी का रंग भी लाल है, इसका भी लाल है, क्योंकि उसमें लोहा पाया जाता था लाल मिट्टी में, तो लाल था। इसमें भी लोहा है, लोहा का ऑक्साइड है O3, और एल्युमिनियम भी है। इसमें 2 धातु है। तो वो सवाल अगर ये किया जाए कि लेटेराइट मिट्टी जो है उसमें कौन कौन से धातु हैं, कौन कौन से धातु पाए जाते हैं, तो आप यही बोलेंगे ये 2 धातु हैं, एक तो एल्युमिनियम है और दूसरा लोहा है। तो ये दोनों है, जिसके चलते इसका रंग क्या होता है, लाल होता है। और ये मिट्टी जो होती है कठोर होती है, ये भी याद रखेंगे। लेटेराइट मिट्टी का प्रकृति क्या है, तो कठोर है। इस प्रकार की मिट्टियों में रासायनिक खाद एवं अन्य उर्वरकों का प्रयोग कर उत्पादन किया जा सकता है। मतलब ये कोई अच्छी भूमि नहीं है, लेकिन इसमें ये रासायनिक खाद, दिख रहा है एक व्यक्ति है जो अपने खेतों में ऐसे खादर छींट रहा है, देखे होंगे, चाहे आप भी कभी गए होंगे तो ऐसे छींटते होंगे। तो खादर छींट रहा है और ये खादर उधर रखा हुआ है। तो इनका प्रयोग करके इस मिट्टी में काफ़ी मात्रा में अच्छी उत्पादन की जा सकती है। समझ में आ रहा है आपको बातें? कहीं पे आपको कोई दिक्कत है तो
मेरे व्हाट्सएप पे कोई सवाल अगर पूछना चाहते हैं तो आप लिख के भेज दीजिएगा, उसका आंसर हम दे देंगे, ठीक है ना। कॉल सबका हम रिसीव नहीं कर पाते हैं क्योंकि बहुत लोग कॉल करते हैं, सो व्हाट्सएप कर दीजिएगा, तो जब भी हमें टाइम मिलेगा उसका हम जवाब दे देंगे। आगे है कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और उड़ीसा तथा असम की पहाड़ियों में लेटेराइट मिट्टी का विस्तार मिलता है। तो ये क्वेश्चन फिर आ गया आपका कि लेटेराइट मिट्टी का विस्तार कहाँ पर है या कहाँ कहाँ पर पाया जाता है। तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे कर्नाटक में पाया जाता है, केरल में पाया जाता है, तमिलनाडु में, मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में, असम में, और फिर यहाँ पे कह रहा है कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु जैसे राज्यों में मृदा संरक्षण तकनीक के सहारे चाय एवं कहवा का उत्पादन किया जाता है। यानी कि इस मिट्टी का विस्तार इन राज्यों में है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आप लिख सकते हैं। और 3 राज्य हैं, कर्नाटक है, केरल है और तमिलनाडु है। इन राज्यों में मृदा संरक्षण तकनीक, मृदा संरक्षण मतलब होता है मिट्टी को बचाना, मिट्टी को बर्बाद नहीं करना। तो मृदा संरक्षण तकनीक के सहारे कौन सी खेती होती है, तो चाय एवं कहवा की। चाय ये दिख रहे हैं ना, वैसे ये चाय का पत्ती मैंने नहीं रखा है, जो चाय की खेती वाला होता है उसका सीन, ये पीने वाला चाय बन गया है दूध डाल के, तो मन करते गिलास उठा के पी लीजिए आप लोग भी, मन थोड़ा फ्रेश हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी देर से आप लोग बोर हो रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि पढ़ाई जो होता है बोरिंग चीज़ होता है, फिर भी मजबूरी है तो पढ़ना ही पड़ेगा क्योंकि इसी से जीवन बनने वाला है। और कहवा, ये कहवा का पेड़ है, ठीक है। फिर है कि तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल में इस मृदा में काजू की खेती उपयुक्त मानी जाती है। और काजू जो बड़ा महंगा होता है, शायद हमको अंदाज 1000 रुपये किलो के आसपास है। तो इतना महंगा चीज़ मज़ा भी आता है खाने में, खास करके अगर दूसरे के घर मिले तो, और क्योंकि अपने घर तो कम ही मिलता है, जल्दी खरीद के आएगा नहीं, ब्याह शादी में खरीद आता है, चाहे हित उत कोई आ गए तो उस पर दे दिया जाता है। तो ये ज़्यादातर मतलब मिलता है दूसरे घर ही, मज़ा भी आता है खाने में, खरीद के खाने में बड़ा दिक्कत है। तो यहाँ पे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल में अगर देखा जाए तो चाय, कहवा और काजू की खेती मुख्य रूप से की जाती है लेटेराइट मिट्टी में, ठीक है। अब आता है हमारा 5वां, मरुस्थलीय मृदा। मरु मतलब होता है बालू, ठीक है ना, स्थल मतलब जमीन और मिट्टी, बलुई मिट्टी, सिंपल भाषा में कह सकते हैं बलुई मिट्टी। तो बलुई मिट्टी के बारे में पढ़ेंगे, 5वां प्रकार है। इस प्रकार मिट्टी शुष्क ऋतु, शुष्क ऋतु मतलब गर्मी हो, बालू जहाँ पे होगा वहाँ पे तो गर्मी ही ना होगा। अल्प वर्षा, अल्प मतलब होता है थोड़ा सा, थोड़ा सा बारिश हो, कभी कभी झिसिया आ जाए, झिसियाना समझते हैं, रिबरिबाना थोड़ा थोड़ा। ह्यूमस रहित बलुई मिट्टी, ह्यूमस ना हो और बालू के जैसा मिट्टी हो वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। इस मृदा में संस्तरों का विकास काफ़ी कम पाया जाता है, रासायनिक अपक्षय अत्यंत सीमित होता है। इस मृदा का रंग लाल या हल्का भूरा होता है। इसका भी रंग क्या होगा, लाल होगा या हल्का भूरे रंग का होगा। देख लीजिए ये बालू, ये दिख रहे हैं ना, ये पूरा टीला बालू का रेगिस्तान है। और राजस्थान तो आप लोग जानते ही हैं, ये भारत का रेगिस्तान। तो ये है मरुस्थलीय मिट्टी, ठीक है। अब ये कहाँ कहाँ पर पाया जाता है, तो ये पाया जाता है पश्चिमी राजस्थान में, फिर सौराष्ट्र में, ये सौराष्ट्र पड़ता है गुजरात में, फिर कच्छ है, वहाँ का शहर है ये दोनों, कच्छ भी और सौराष्ट्र भी, पश्चिमी हरियाणा यानी कि हरियाणा के पश्चिमी साइड में, और दक्षिण पंजाब में पाई जाती है। तो ये भी आप लोग अंडरलाइन कर लीजिएगा कि मरुस्थलीय मृदा का विस्तार कहाँ कहाँ पर है, तो ये बिल्कुल अंडरलाइन करिए। सब देखिए दिमाग में रखना चाहिए, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, चाहे अपने जनरल नॉलेज के लिए भी सब दिमाग में रखना चाहिए, कौन सा मिट्टी कहाँ पे पाया जाता है। इसमें वनस्पति यानी पेड़ पौधे और उर्वरक खनिज का अभाव होता है, मतलब बालू में ज़्यादा पेड़ पौधे नहीं मिलेंगे। बालू वाला क्षेत्र होगा, कहीं भी आप जाते होंगे तो उसमें ज़्यादा पेड़ पौधे आपको देखने को नहीं मिलते हैं। किंतु सिंचाई की व्यवस्था कर, सिंचाई मतलब हो गया पटौनी, पटौनी की व्यवस्था कर कपास, चावल, गेहूं का भी उत्पादन किया जा सकता है। तो इसमें आप कपास, चावल, गेहूं का उत्पादन कर सकते हैं। और अंतिम है हमारा पर्वतीय मृदा।
पर्वत यानी पहाड़, इन पहाड़ी क्षेत्रों वाली मिट्टी, बात करेंगे अब उत्तराखंड ऐसे टाइप के क्षेत्र की। इस प्रकार की मृदाएं प्रायः पर्वतीय एवं पहाड़ी क्षेत्रों में देखने को मिलती हैं, जहां पर्याप्त वर्षा वन पाए जाते हैं। वर्षा वन मतलब ज़्यादा से ज़्यादा वन, पहाड़ी क्षेत्र में जंगल ज़्यादा होता है। यह मृदा जटिल एवं विविधता वाली होती है, यानी कठोर होगी और अनेक प्रकार की होगी। यह नदी घाटियों में जलोढ़ मृदा एवं ऊंचे भागों में मोटे कणों वाली अपरिपक्व मृदा के रूप में पाई जाती है। पर्वतीय भागों में प्रायः भू आकृतिक, वानस्पतिक एवं जलवायु दशाओं में पर्याप्त जटिलता एवं विविधता के कारण यहाँ एक ही प्रकार के मृदा के बड़े बड़े क्षेत्र नहीं मिलते हैं। मतलब कि पर्वत के क्षेत्र में जाइएगा ना तो ये मिट्टी ऐसा नहीं कि हर जगह के डिजाइन के मिलेगा, अलग अलग डिजाइन का हो जाता है। कोरोना वायरस की तरह हमेशा म्यूटेशन करते रहता है, बदलते रहता है अपने रूप। हिम आच्छादित क्षेत्रों में इन मृदाओं का अपर्दन हो जाता है। अपर्दन मतलब क्या होता है? कटाव। अपर्दन मतलब कटाव। हिम आच्छादित, हिम मतलब होता है बर्फ, आच्छादित मतलब ढकना, यानी जो क्षेत्र बर्फों से ढका हुआ है तो वहाँ के मिट्टियों का कटाव हो जाता है और अम्लीय एवं ह्यूमस रहित हो जाते हैं, और उस मिट्टी में अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है और ह्यूमस की मात्रा कम हो जाती है। इस प्रकार की मिट्टी में नदी घाटी के निम्नवर्ती क्षेत्रों में, विशेषकर नदी सोपानों और जलोढ़ पंखों में ये मृदा उपजाऊ होती है। यहाँ ढलानों पर फलों के बागान एवं नदी घाटी में चावल एवं आलू का लगभग सभी क्षेत्रों में उत्पादन किया जाता है। तो वहाँ पे फल के बागान मिल जाएंगे, चावल की खेती मिल जाएगी और आलू, ये देख रहे हैं ना, ये आलू है और ये चावल, इन सब की खेती आप वहाँ पे आराम से कर सकते हैं। और या आपको कभी भी मौका मिलता है उधर जाने का तो वहाँ पे आप इन सब खेती को देख सकते हैं, ठीक है ना। तो आई होप कि आप लोग समझ पाए होंगे कि मिट्टी 6 प्रकार की होती है और 6 प्रकार कहाँ कहाँ पाई जाती है, कौन किस रंग का होता है, कौन कितने क्षेत्र पर फैला हुआ है, इन सारी चीज़ों को आप लोग समझ चुके होंगे। तो जहाँ भी अगर आपको दिक्कत है आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और जो भी सवाल पूछना हो आप मेरे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। और कल के क्लास में फिर हम इसके आगे पढ़ेंगे पार्ट 11 को, जिसमें होगा भूमि उपयोग का बदलता स्वरूप। ये हमारा टॉपिक होगा कल का। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और आप लोगों से नम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, ऑल वाला नोटिफिकेशन जरूर दबाएं, नहीं तो फिर क्या फ़ायदा मेरे पढ़ाने का। लाइक का बटन आप लोग नहीं दबाते हैं सभी लोग, अच्छा नहीं लगता है। हाँ, अच्छा वीडियो नहीं लगे तो डिसलाइक दबा दो, वो भी कीजिए, लेकिन कीजिए ज़रूर, कोई रिस्पॉन्स दीजिए, कमेंट कीजिए, अच्छा लगता है। आप लोग कमेंट लाइक ही तो बस उसी के लिए तो हो रहा है, ऐसा थोड़े नहीं कि इसमें हम लोग बहुत करोड़पति या कुछ कर रहे हैं। टीचर लोग प्राइवेट, वैसे ही लोग बेरोजगारी का जीवन जी रहे हैं। तो बस आज के क्लास में इतना ही है, फिर मिलते हैं अगले पार्ट में।